बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करते हैं। आज हमने बात करनी है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। चलें अपनी बात को शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बात करेंगे एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर की, एल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर की, एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर डिस्कस होगा, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन और फिनोल, इनके नॉमेनक्लेचर को हम हाइड्रोकार्बन्स में और फिर एंड पर फिनोल के अंदर देख लेंगे। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए फिलहाल ओपन चेन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात की जाएगी। एक बात स्टार्ट में ही मैं फाइनल कर दूं कि तमाम तर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स are considered as derivatives of alkanes। ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, इसे लिख लेना है। दोबारा से बता देता हूं, all straight chain organic compounds are considered to be the derivatives of alkanes। इसको समझा भी देता हूं कि तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब का नॉमेनक्लेचर एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर पर ही बेस करेगा। एल्केन्स के नाम में ही कोई चेंजिंग करके बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बना करते हैं। तो सबसे पहले फिर हमें एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर पर ही चलना चाहिए। नॉमेनक्लेचर दो तरह का है, एक कॉमन नेम्स हैं और एक आईयूपैक नेम्स है। कॉमन नेम्स इतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं, जबकि आईयूपैक नेम्स पर हम ज़्यादा बात करते भी हैं। कॉमन नेम्स जनरली हमें आ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिलहाल मैं कुछ कॉमन नेम्स एल्केन्स की लिखूंगा, उनसे बात शुरू होगी और फिर हम आईयूपैक नेम्स के रूल्स देखेंगे एल्केन्स के लिए, उन्हें जनरलाइज करेंगे पहले एल्कीन और एल्काइन पर, और फिर उनसे तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने का एक टेबल तैयार करेंगे और उस टेबल से काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं उम्मीद है कि वो सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नॉमेनक्लेचर में पहले नाम आ गए कॉमन नेम्स। तो कुछ कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं। CH4, इसे मीथेन कहते हैं। C2H6, इसे ईथेन कहते हैं। C3H8, इसे प्रोपेन कहते हैं। C4H10, इसे ब्यूटेन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन दो तरह का होता है, लेकिन फिलहाल मेरी जो बहस है वो सिर्फ पेरेंट चेन की है। चाहे एन ब्यूटेन हो या आइसोब्यूटेन हो, अल्लाह के फजल से दोनों ही ब्यूटेन होते हैं। तो पेरेंट चेन जो है ना, उसकी बात हो रही है। नॉमेनक्लेचर में वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पेरेंट चेन के जो असल चेन है, बैकबोन है, स्केलेटन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें कितने कार्बन हैं। तो 4 कार्बन वाला जो एल्केन होता है उसे ब्यूटेन कहा जाता है। इसके बाद जो C5 से ऑनवर्ड्स हैं, उन कंपाउंड्स के नाम लैटिन न्यूमरल पर रखे जाते हैं। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, डोडेका, आइसोडेका वगैरह वगैरह। तो उनके नाम जो है ना लैटिन न्यूमरल पर रखे जाते हैं और एंड पर आप एन लगा देते हैं। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। मैं बता रहा हूं बार बार कि जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन हैं, इस बेस पर ये नाम रखे गए हैं। 4 का मतलब ब्यूटेन, 5 का मतलब पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा वगैरह। तो ये तो हो गए कॉमन नेम्स। अब आईयूपैक नाम जो हैं उनको समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल हम कोट कर रहे हैं। तमाम तर रूल्स हमारे इसी एग्जाम्पल के गिर्द घूमते रहेंगे। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन हैं और एक साइड पर 1, 2 कार्बन इस तरह नीचे की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पर भी 1, 2, 3 कार्बन नीचे की तरफ लगे हुए हैं।
और यहाँ पर एक कार्बन नीचे की तरफ लगा हुआ है। हर एक कार्बन के हाइड्रोजन्स पूरे कर लेते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 3। इस बड़े सारे मॉलिक्यूल से मैं तमाम तर नॉमेनक्लेचर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ रूल्स किताब में काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके आपके सामने लिख रहा हूँ और उन्हीं को साथ साथ अप्लाई भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। पहला रूल ये है नॉमेनक्लेचर का कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन with greater branch और ब्रांचेस। ऐसी चेन सेलेक्ट करें जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हों। ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखना है, दो हिस्से हैं बात के। एक तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और दूसरा उसमें जो ब्रांचेस हैं वो भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ब्रांचेस भी ज्यादा होनी चाहिए। ना सिर्फ कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो बल्कि ब्रांचेस भी ज्यादा हो। ब्रांचेस एल्केन्स के केस में आप याद रख लें कि एल्केन्स के केस में पहले लेक्चर में भी हमने कहा था कि दो मिथाइल ग्रुप जो होते हैं ना, दो CH3, वो उनके दरमियान में आप कंपाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस CH3 CH दो CH3 कोनों पर आ जाएं तो ये एक चेन की अलामत होती है एल्केन्स के लिए। तो 1 2 3 कार्बन वाली चेन ये तो काफी छोटी है, पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, उसके बाद आगे चलेगी बात। 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, ये काफी अच्छी चेन लग रही है। इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 1 2 3 4, ये भी अच्छी नहीं लग रही। 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और एक और देख लें, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जनाब, अब मैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 7 वाली बन रही हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो 7 कार्बन वाली बन रही हैं, पॉसिबिलिटी जो है उसे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये रही और दूसरी पॉसिबिलिटी उसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटी ये है। जी, there are two possibilities, red one and blue one. लॉन्गेस्ट चेन तो दोनों में ही 7-7 कार्बन वाली है, लेकिन ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो रेड चेन के अंदर एक मिथाइल, दो मिथाइल, इसे एन प्रोपाइल कहते हैं 3, और ये मिथाइल 4, 4 ब्रांचेस हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं इस ब्लू चेन को सिलेक्ट करता हूं तो ब्लू चेन के अंदर 1 2 और ये सारा ग्रुप, ये सारा ग्रुप, ये एक ब्रांच बन जाएगा। काफी बड़ी सारी आइसोब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल, जो भी आप इसे कहना चाहें, आइसोब्यूटाइल लग रहा है तो आइसोब्यूटाइल ब्रांच बन जाएगी। तो एक ये, एक ये, एक ये, 3 ब्रांचेस हो जाएंगी। तो 3 ब्रांचेस जो हैं वो कम हैं और 4 ब्रांचेस ज्यादा हैं, इसलिए मैंने प्रेफरेंस दे दी पहले पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इस रेड चेन को। रेड चेन को मैंने प्रेफरेंस दी है, तो फिर मैं जो ब्लू चेन है उसे मिटा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे जहन में ना पैदा हो। ये लें जी, ब्लू चेन मैंने मिटा दी और मुझे क्लियर है कि मैंने प्रेफरेंस किसे दी है। मैंने प्रेफरेंस दी हुई है इस रेड चेन को, जिसके अंदर मौजूद हैं कार्बन एटम्स 7। ये जनाब, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। मालिक्यूल में 7 कार्बन हैं, लॉन्गेस्ट चेन है और लॉन्गेस्ट चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है।
अच्छा जनाब, आगे की तरफ चल पड़ते हैं, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड closer to greater number of substituents। अब नंबरिंग की बात आ गई। नंबरिंग मैं यहाँ पर दो तरह से शुरू कर सकता हूँ। एक नंबरिंग का तरीका ये है कि मैं नंबरिंग स्टार्ट कर लूँ इस साइड से, इसे कार्बन 1 कह दूँ। अगर मैं इसे कार्बन 1 कहता हूँ तो ये कार्बन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 2 पर भी ब्रांच आती है, 3 पर भी ब्रांच आती है, 4 पर भी ब्रांच आती है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दूँ। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप देख सकते हैं कि 3 पर कोई ब्रांच नहीं आ रही, जबकि इधर से नंबरिंग शुरू करता था तो 2 पर भी ब्रांच आती थी, 3 पर भी ब्रांच आती थी, 4 पर भी ब्रांच आती थी। तो नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस करीब पड़ रही हों। तो फिर नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी जी? यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तीसरा रूल मेंशन कर रहा हूं, तीसरा रूल नंबरिंग के लिए वो ये है कि यूज बाई या डाई कर लेते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा prefixes for multiple substituents of same kind। एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा बारी आए, 2 बारी आए तो आप उन्हें डाई कह दें, 3 बारी आए तो ट्राई कह दें, 4 बारी आए तो टेट्रा कह दें, आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं। उन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम देखते हैं। 2 पर मिथाइल नजर आ रहा है, 3 पर मिथाइल नजर आ रहा है, 6 पर मिथाइल नजर आ रहा है। तो अब हमें इन सब को 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 6 मिथाइल नहीं कहना, बल्कि हमें इन्हें 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल कह देना है इस रूल के मुताबिक। तो 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम नाम नहीं लिख रहे क्योंकि नाम लिखने के लिए फोर्थ रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि राइट डाउन substituents alphabetically। तो अल्फाबेटिकली आपने सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है अल्फाबेट से तो उसे पहले लिखेंगे और दूसरों को बाद में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मिथाइल और प्रोपाइल है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल M से आता है और MNOP, प्रोपाइल P से आता है। तो M पहले है, P बाद में है, तो आप M को पहले लिखेंगे लिखते हुए और P को बाद में लिखेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम अगर इस सारे कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो कंपाउंड का नाम बनेगा कि 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। ये नाम हो गया। 2, 3, 6 पर 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल पर हमने गैर मामूली तौर पर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली काफ़ी टाइम लगा दिया है, और उसकी वजह यह है कि ये हमारी बेस है। अगर इस तरह का मालिक्यूल एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हमारा वीक हो गया किसी पॉइंट पर, तो फिर हमें आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। आगे साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी कोट की हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है नॉमेनक्लेचर के हवाले से एल्केन्स
के नॉमेनक्लेचर के हवाले से वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो पहले से लिख लिए थे, क्योंकि आज हमारा काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वक्त की बचत जो है बड़ी ज़रूरी है। तो ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप देखें। एक, आगे देखते जाते हैं। जी, ये एक कंपाउंड हमने आपके सामने रख दिया और सवाल ये है कि नेम ऑफ दिस कंपाउंड इस कंपाउंड का नाम क्या है। इस कंपाउंड का नाम असल में जो नॉमेनक्लेचर से अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो कई दफ़ा उस प्रॉब्लम का ओरिजिन जो है वो गलत लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन एल्केन्स के केस में मैंने कहा 2CH3 को अगर आप सेलेक्ट कर लें तो उसके बीच में चेन जो है उसे आप चेन मानते हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि CH3 CH 3 कार्बन बन रहे हैं। एक है 1 2 3 4 5 5 कार्बन बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 5 कार्बन बन रहे हैं। तो यहाँ पर 5 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट है, और अगर मैं 5 कार्बन वाली चेन को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लें। जब भी 2CH3 आ रहे हैं कोने पे तो वो एल्केन्स की वो चेन सेलेक्ट की जा सकती है। तो अब मुझे नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से ब्रांच करीब पड़ रही है, यहाँ से ब्रांच करीब पड़ रही है, 2 पर आ रही है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये देखें जरा, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3। एक मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिख दिया है, और इस मॉलिक्यूल में सवाल ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इथाइल substituents in this molecule are। ये जो मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने रखा है, इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स, उनकी मिकदार कितनी है। कितने इथाइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगे हुए हैं, ऑप्शन है 1 2 3 या 0, कोई भी नहीं है। तो इस पर हमने बात करनी है। अगेन इंफॉर्मेशन, नाम नहीं पूछा गया आपकी बारी, अब की बारी कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछ ली गई। तो आपको करना वही है जो आप पहले करते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है एल्केन्स के केस में, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एल्केन्स का चल रहा है। आपने एक CH3 से दूसरे CH3 के बीच में 2 CH3 को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो चेन सिलेक्ट हो सकती है। 3 CH3 वाली चेन सिलेक्ट नहीं हो सकती एल्केन्स में, या कहीं पर भी 3 CH3 कभी किसी चेन में नहीं होते। 2 ही CH3 मैक्सिमम किसी चेन में हो सकते हैं। अच्छा जनाब, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 1 2 3 4 छोटी चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अच्छी चेन लग रही है, 7 काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इधर से देखें 1 2 3 4 छोटी चेन है। 1 2 3 4 5 ऐसी, ये तो सारी बात है, 7 ही आएंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन एटम वाली चेन बन रही है। मैं अब एक चेन आपके सामने रख रहा हूं, इसे देखें। CH3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सबसे ही ज़्यादा हैं। जब सबसे ज़्यादा हैं तो फिर मैं कोई भी चेन सेलेक्ट, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने की बजाय मैं ऐसे चेन सेलेक्ट कर लेता हूं, और ये परमिसिबल है। वाई सो? बिकॉज देर आर CH3 ग्रुप्स एट द एंड ऑफ द चेन। तो फिर ये चेन सेलेक्ट हो गई। अगर ये चेन सेलेक्ट हो जाती है तो अब तो सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप रह गए हैं। इथाइल ग्रुप जो कि बुनियादी तौर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट लग रहा था, वो अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं लग रहा। आप कहेंगे कि यहाँ पर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनकी मिकदार, उनकी तादाद 0 है। क्लियर हो गई जी बात। चलें फिर अगले MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 methyl 3 ethyl butane
is actually 2-methyl 3-ethyl ब्यूटेन एक मॉलिक्यूल है। ये उसका गलत नाम जो है वो हमने रखा हुआ है। इसका एक्चुअल नाम जो है वो क्या बनेगा? तो यहाँ पर अब हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। हमें इस मॉलिक्यूल को जो डिस्क्रिप्शन दी है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। बनाकर फिर हमें पता लगेगा कि असल में इसका नाम क्या था। तो 2-methyl 3-ethyl ब्यूटेन, यहाँ से हम ये भी सीखेंगे कि एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना पड़ जाए अगर स्ट्रक्चर से, तो वो कैसे किया जा सकता है। हालांकि मॉलिक्यूल से स्ट्रक्चर जो है वो मतलब 4 स्ट्रक्चर अगर बने हों तो भी हमें चूज करना आ सकता है। इस तरह के सवाल भी एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, तो किस तरह ड्रा करते हैं? सबसे पहले हम पेरेंट चेन, जो स्टार्ट की हमारी बात है, पेरेंट चेन को देखना होता है। पेरेंट चेन है ब्यूटेन, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन होंगे। इसके बाद 2 पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लेता हूँ। 2 पर मिथाइल लगा हुआ है और 3 पर इथाइल लगा हुआ है। सही है जी। और बाकी हमने हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं, HHCH3। सही है जनाब। ये इस मॉलिक्यूल का गलत नाम था। अब सवाल ये है कि इसका सही नाम क्या होगा। अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है जी। तो लॉन्गेस्ट चेन, जब लॉन्गेस्ट चेन है तो ये चेन आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपने नंबरिंग वहां से शुरू करनी है। सेकंड पॉइंट, जहां से ज्यादा ब्रांचेस करीब पड़ रही हों, इधर से ब्रांचिंग जो है वो 2 पर आ रही है, इधर से देखें 3 पर आ रही है। तो 2 और 3 पर आप कहेंगे कि ब्रांच आ रही है। 2 और 3 पर कौन सी ब्रांच आ रही है? 2 और 3 पर ब्रांच आ रही है मिथाइल और मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो आप कहेंगे कि 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन पेंटेन, सॉरी 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये था एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, और इस नॉमेनक्लेचर में हमने प्लेंटी ऑफ पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं। फर्दर एलेबोरेट करेंगे इन्हें एल्कीन्स और एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर में। इंशाल्लाह उन्हें शुरू करते हैं। एल्केन्स के बाद बात चलेगी एल्कीन्स और एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर की। एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए आप नाम रखना चाह रहे हो तो नाम रखने का तरीका ये है कि आप एल्केन के नाम में से एन माइनस कर देंगे और उसकी जगह ईन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एल्कीन। मिसाल के तौर पे इथीन, इथेन से, और इसी तरीके से प्रोपेन से प्रोपीन, ब्यूटेन से ब्यूटीन, पेंटेन से पेंटीन वगैरह। इस बात को काफ़ी ज़्यादा हम अपने अगली जो बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एल्काइंस को आप लिख सकते हैं एल्केन में से ए माइनस करके उसकी जगह आइन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपेन से प्रोपाइन, ईथेन से ईथाइन, ब्यूटेन से ब्यूटाइन वगैरह। जब बात आती है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस की, तो इनके रूल्स एल्कीन्स की तरह ही हैं, सिवाय 2-3 एडिशंस के, जिनमें से सबसे अहम एडिशन ये है कि ऑलवेज सिलेक्ट द चेन विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में मौजूद हैं तो उनको बाईपास करके कोई भी चेन सेलेक्ट नहीं की जा सकती, नो मैटर कि वो कितनी लंबी चेन है। चेन कितनी भी लंबी हो सकती हो, अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो आपने सेलेक्ट नहीं किए तो फिर उस चेन को सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझने के लिए मैं एक मिसाल कोट कर रहा हूं, देख लें। 1 2 3 4 5 6। यहां पर 1 2 3, इस कंपाउंड के अंदर मैं हर जगह हाइड्रोजन पूरे कर लेता हूं। 3 आ गए, 2 1 3, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, H H2 H2 H3।
अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन का ऑप्शन मैं टिक करने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब मैं 1 2 3 के बाद 4 के बाद नीचे आ जाता हूं तो असल में मैं डबल बॉन्ड को बाईपास कर रहा हूं, मैं डबल बॉन्ड को सिलेक्ट नहीं कर रहा। जब मैं डबल बॉन्ड को सिलेक्ट नहीं करता तो फिर कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ रही है 7। अगर मैं डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करता हूं तो फिर बनती है 1 2 3 4 5 6। कार्बन एटम कम हो गए। तो याद रखना है कि कार्बन एटम जो हैं मैक्सिमम सिलेक्ट करने हैं आपने, इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को शामिल करके जो लॉन्गेस्ट चेन है ना वो सिलेक्ट होगी, डबल बॉन्ड को बाईपास करके लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हम लॉन्गेस्ट चेन, हाँ हमारे पास ऑप्शन तो था 7 वाला, लेकिन हमने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल है। और अगर डबल बॉन्ड यहाँ शामिल है तो फिर इसका नाम जो है आप रखेंगे तो वो बन जाएगा 3n प्रोपाइल, 3n प्रोपाइल 2 हेक्सीन। हेक्सीन, हेक्सीन से हेक्सीन जैसा कि हमने पीछे बात की, 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है। और ये आप बखूबी वाकिफ हैं इस बात से कि अगर 2 कार्बन्स ने डबल बॉन्ड बनाया हो तो जिसका लोअर नंबर होता है, इसका 2 नंबर है, 2 और 3 कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लोअर कार्बन वाली शो करते हैं तो ये हो जाएगा 2 हेक्सीन। इसी तरीके से एक और रूल ये है, एल्कीन्स के लिए भी अल्काइंस के लिए, दोनों के लिए ऐसे ही चल रहा है जी, रूल्स में कोई फर्क नहीं है। डबल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट होती है, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन भी सिलेक्ट होगी। तो जनाब यहाँ पर आगे चलते हैं। एक और रूल ये कहता है कि यूज डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आप बाई ट्राई जैसी जो प्रीफिक्सेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। मिसाल देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 4 कार्बन है, आप नाम देंगे 1 3 ब्यूटा डाइईन, 1 3 ब्यूटाडाइईन। तो ये वाली चीज आ गई जी। आखिरी रूल यहाँ पर, उसके बाद फिर हम चलेंगे कुछ एग्जांपल्स की तरफ, कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आखिरी रूल यहाँ पर ये है कि फॉर इक्वी डिस्टेंट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी। अगर कभी ऐसे हो जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जितने फासले पर आ जाएं तो फिर आपने जो लोअर नंबर है जहां से नंबरिंग शुरू करनी है, जहां से चेन का स्टार्टिंग नंबर 1 या 2 वगैरह देने हैं, तो वो जो है ना डबल बॉन्ड वाली साइड पर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मिसाल ले रहे हैं H2CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। डबल बॉन्ड यहाँ से 1 पर आ रहा है लेफ्ट साइड से, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से 1 पर आ रहा है राइट साइड से। लेकिन अगर 1 पर आने के लिए दोनों में कंपटीशन हो जाए, लोअर वैल्यू के लिए दोनों में कंपटीशन हो जाए, तो डबल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस देते हैं। इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन 3 आइन। अगेन डॉट की जरूरत नहीं है, 1 ब्यूटीन 3 आइन। तो ये थे कुछ रूल्स एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए। एल्कीन्स और एल्काइंस के हवाले से हमने कुछ सवाल आपके सामने रखने हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल की तरफ, जिससे हमारे काफ़ी ज़्यादा मसाइल जनरल नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो हल हो जाएंगे। चलें जनाब, पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन से हमारी कोशिश होती है कि स्टार्ट लें और वक्त फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बातों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं ताकि आपका लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करे। तो ये एक कंपाउंड है, जी जनाब, ये एक कंपाउंड आपके सामने हमने रख दिया। इस कंपाउंड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि नेम दिस कंपाउंड।
या द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो यहाँ पर बड़ा ही आसान लग रहा है काम, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, और स्ट्रेट चेन में नंबरिंग आप वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो करीब पड़ता है, जैसा कि हमने स्टार्ट में ही बात कर ली। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 2 3 4 5, 5 हैं तो पेंटा नाम हो जाएगा। सेकंड रूल के मुताबिक डाई यूज कर सकते हैं, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो ये पेंटाडाईन तो है, सारे ही ऑप्शंस में पेंटाडाईन है, तो फिर ये पेंटाडाईन है 1 और 3, क्योंकि जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं उनमें से जो लोअर नंबर ऑफ कार्बन्स वाला है उसकी मुनासबत से आप नाम रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ने डबल बॉन्ड बनाया है, 3 ने डबल बॉन्ड बनाया है, 1 3 पेंटाडाईन। एक और कंपाउंड देखते हैं और थोड़ा सा मुश्किल बात उसमें से हमें देखने को मिलेगी। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH3, 1,2 ब्यूटाडाईन इसका नाम है, हैज हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स। इसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन्स मौजूद हैं? तो जनाब यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया, नाम भी पूछा जा सकता है। 1,2 ब्यूटाडाईन जो है उसमें हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन कौन से हैं। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की हैं, वो मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ कि अगर कार्बन इस तरह पाया जाए, यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड हों, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर कार्बन इस तरह पाया जाए, यानी कि उसमें एक डबल बॉन्ड हो, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और अगर कार्बन इस तरह पाया जाए, यानी कि उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। साथ ही साथ अगर कार्बन इस तरह भी पाया जाए, यानी कि उसने दोनों ही तरफ डबल बॉन्ड बनाया हो, तब भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp ही होती है। यानी कि डबल बॉन्ड से sp2 ये शर्त नहीं है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जरूरी हैं। अगर डबल बॉन्ड एक है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 2 हैं तो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं CH3 को लिख देता हूं कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये वाला कार्बन क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अच्छा, अब एक कार्बन आ गया sp3 वाला, एक sp2 वाला, एक sp वाला, तो फिर यहाँ से हम टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन्स भी हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन्स भी हैं, और sp हाइब्रिड कार्बन्स भी मौजूद हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। सही हो गई जी बात, तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें, CH2 C CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। जी जनाब, ये मॉलिक्यूल हमने आपके सामने रखा और इस मॉलिक्यूल में सवाल ये पूछा जा रहा है कि द नंबर of carbons in the longest chain are, सबसे लंबी जो जंजीर है यहाँ पर कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है। हमें मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पर इस रूल की कि हम वही चेन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें यह डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, उसके अलावा कोई चेन सेलेक्ट नहीं की जा सकती। तो इसी मुनासबत से हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम डबल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 एक ये ऑप्शन है, 1 2 3 4 एक ये ऑप्शन है। अगर हम डबल बॉन्ड को बाईपास करते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली चेन भी सिलेक्ट हो सकती है, लेकिन हम वो चेन सेलेक्ट कर नहीं सकते। रूल्स ये कहते हैं IUPAC के कि आपने वही चेन सेलेक्ट करनी है मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन, वो वाली जिसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूडेड हो। तो उसमें तो 5 कार्बन बन रहे हैं, आप यहाँ पर टिक कर देंगे कि ये 2 इथाइल
1 पेंटीन, 2 इथाइल 1 पेंटीन बन रहा है 5 कार्बन एटम्स वाला। ये था जी एल्कीन का नोमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि एल्केन्स की मदद से तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे बनते हैं, और फिर उस हवाले से कुछ जनरल सवालात भी देखेंगे। आगे चलते हुए आपके सामने हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल ड्रा करने की कोशिश की है जिसमें हम तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके नाम एल्केन्स एज ए पेरेंट चेन नाम को एल्केन्स एज ए पेरेंट चेन मान कर निकाले जाते हैं, वो सब के सब हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तरीकाकार ये है, फॉर्मेट ये है कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स मेंशन करेंगे और उसके हिसाब से हर कंपाउंड का नाम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। आप देख लें कि एल्केन्स जितने कार्बन एटम अगर एल्कीन्स में हो तो उनका नाम एल्केन के नाम से बनेगा। किस तरह बनेगा ये ज़रा मैं एक एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स से बात शुरू करते हैं। मान लें एक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हों तो आप उसे कहते हैं कि ये इसका प्रीफिक्स होगा मेथ, यानी कि मीथेन, मेथेनॉल, मेथेनल वगैरह। तो अगर 2 कार्बन एटम्स हों तो उसका प्रीफिक्स होगा एथ। एथ का मतलब है कि एल्केन का नाम हो जाएगा इथेन। 2 कार्बन वाली एल्कीन का नाम रखना हो तो प्रीफिक्स आ जाएगी एथ। एल्कीन है तो नाम आ जाएगा ईन, एल्कीन। एल्काइन है तो प्रीफिक्स है एथ और नाम रखना है आइन तो नाम हो जाएगा इथाइन। अगर हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड का नाम रखना है 2 कार्बन वाले का, हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन है कोई, तो नाम हो जाएगा हेलो इथेन। इथेन ही क्यों? क्योंकि पेरेंट चेन हम मान रहे हैं कि एल्केन है और ये सब कंपाउंड 2 कार्बन एटम वाले वो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन के डेरिवेटिव माने जाते हैं। एल्केनॉल की अगर बात की जाए तो पेरेंट चेन का नाम है एथ, प्रीफिक्स हो गई एथ, और एल्केनॉल में नाम हो जाएगा एथेनॉल। देखें एथ, 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 ये जो एल्क है एल्केन के अंदर ये असल में प्रीफिक्स को शो कर रहा है। एथेनॉल हो गया, एल्केनल है तो नाम हो जाएगा एथेनल। एसीटल्डिहाइड को एथेनल भी कहा जाता है। और आगे चलें, एल्केनोन 2 कार्बन वाला नहीं होता, कम से कम प्रोपेनॉन होता है, लेकिन 2 कार्बन वाला एसिड जो है उसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ईथर्स को देखें, ईथर्स में 2 कार्बन होंगे तो साफ जाहिर है कि ईथर फंक्शनल मॉइटी जो होती है वो इस तरह होती है कि ऑक्सीजन सेंटर में होता है, इसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं। अब अगर 2 कार्बन हैं तो साफ जाहिर है कि एक तरफ 1 कार्बन होगा, दूसरी तरफ दूसरा कार्बन होगा। तो यहाँ पर नाम रखने का तरीका ये है कि एक कार्बन को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं एल्क मेथ। एक कार्बन है एल्क ऑक्सी एल्केन, एल्क ऑक्सी एल्केन। एक कार्बन को आप ऑक्सीजन से मिलाकर उसका नाम एल्क ऑक्सी रख देते हैं और दूसरे कार्बन वाले का नाम एल्केन के नाम पर रख देते हैं। तो अगर यहाँ पर मिथाइल लगा हो, यहाँ मिथाइल लगा हो, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए जो हमारी प्रीफिक्स है वो मेथ है, तो नाम हो जाएगा मेथ ऑक्सी मीथेन, मेथ ऑक्सी। और एक कार्बन वाले एल्केन का नाम है मीथेन, तो नाम हो गया मेथ ऑक्सी मीथेन। ये एक कंपाउंड का नाम हो गया जनाब। अच्छा, अब इसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं, फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। और अब की बारी एग्जाम्पल में 3 कार्बन एटम हैं, 3 कार्बन एटम वाली प्रीफिक्स होती है प्रोप। नाम देखते जाएं, एल्केन का नाम हो जाएगा प्रोपेन, एल्कीन का नाम हो जाएगा प्रोपीन, एल्काइन का नाम हो जाएगा प्रोपाइन, हेलोजन हेलो एल्केन का नाम हो जाएगा हेलो प्रोपेन, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्रोपेन या फ्लोरोप्रोपेन या आइडोप्रोपेन वगैरह। एल्केनॉल का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। एल्केनल का नाम हो जाएगा प्रोपेनल, एल्केनोन का नाम हो जाएगा प्रोपेनोन,
एल्केनोइक एसिड का नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन एटम सिर्फ पता हो तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। 3 कार्बन अब यहाँ कैसे लग सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 ग्रुप आ गए। सही है जनाब, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है। रूल क्या है, अगर 2 ग्रुप्स आ जाएं ईथर में तो उसका नाम रखने का तरीकाकार क्या है, वो तरीका ये है कि जो छोटा ग्रुप है उसे एल्कोक्सी बनाना है, जो छोटा ग्रुप है उसे एल्कोक्सी बनाना है, और जो बड़ा ग्रुप है उसका नाम एल्केन के तौर पर लिखना है। यानी कि इसका नाम हो गया मेथऑक्सी ईथेन। मेथॉक्सी ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन इस कंपाउंड का नाम है। आगे चलते हैं, कम से कम हम चाह रहे हैं कि 5 तक पहुंच जाएं और उसके बाद फिर जो ना उससे काफी मदद मिलेगी हमें आइंदा भी काम करने में। 4 कार्बन एटम आगे जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। ये हो गया जी ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, हेलो ब्यूटेन, ब्यूटेनोल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर 4 कार्बन इधर हों तो ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, दोनों तरफ 2 कार्बन आ जाएं। इसका नाम भी रख लेते हैं, दोनों तरफ इथाइल हैं तो एक को आप एल्कोक्सी बना देंगे यानी कि एथॉक्सी, और दूसरे को एल्केन बना देंगे एल्कोक्सी एल्केन, एथॉक्सी ईथेन इसका नाम हो जाएगा। इसके और भी आइसोमर हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये भी हो सकता है कि एक तरफ 3 कार्बन आ जाएं और एक तरफ 1 कार्बन आ जाए। यहाँ पर हम जो छोटे वाला हिस्सा है उसे बना देंगे एल्कोक्सी, जैसा कि हमने पहले सीखा हुआ है, वो हो जाएगा मेथॉक्सी और प्रोपेन हो जाएगा, तो ये भी इसका आइसोमर हो जाएगा। ठीक है जनाब, इसी तरीके से मेथॉक्सी आइसोप्रोपेन भी हो सकता है। तो ये हो गए 4 कार्बन वाले। आगे चल पड़ते हैं 5 कार्बन एटम्स की तरफ। 5 कार्बन एटम्स में पेंट, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेलोपेंटेन, पेंटेनोल, पेंटेनल, पेंटेनोन, पेंटेनोइक एसिड। और 5 कार्बन में सिर्फ एक ही एग्जांपल कोट कर रहा हूं, बाकी तो आइसोमेरिज्म में आप देख लेंगे। यहाँ पर C3H7, 3 कार्बन एक तरफ आ जाएं 2 एक तरफ, तो आप इसे कहेंगे कि ये एथॉक्सी प्रोपेन है, एथॉक्सी प्रोपेन। 5 हो गए, यहां तक ये हिस्सा मुकम्मल हुआ। 1 कार्बन वाले में मीथेन, एल्कीन 1 कार्बन वाली नहीं होती, एल्काइन भी 1 कार्बन वाली नहीं होती। हेलो मीथेन, जिस तरह क्लोरोमीथेन है, पढ़ा होगा आपने। मेथेनोल मशहूर कंपाउंड है। मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड को कहते हैं। 1 कार्बन वाला एल्केनोन भी नहीं होता। 1 कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड, और 1 कार्बन वाली एल्कोक्सी एल्केन भी नहीं होती। साफ जाहिर है कि ईथर के लिए ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 कार्बन होना जरूरी है। अब जनाब एक और नई बात कर रहे हैं, वो ये है कि इन चैप्टर्स की सीक्वेंस जो है उससे हमें मदद मिलेगी ये समझने में कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अभी तक तो बात चल रही है कि एक एक फंक्शनल ग्रुप है उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह करते हैं। हमने देखा कि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है सेम डिस्टेंस पर अगर वो हों। तो इन सारे कंपाउंड्स में क्या हालात हैं, किसको प्रेफरेंस मिलती है, कौन सा ग्रुप दूसरे ग्रुप पर प्रेफरेंस ले जाता है। तो याद रखें कि एल्केनोइक एसिड जो है वो अगर किसी जगह मौजूद हो तो आप उसे सबसे पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद दूसरे नंबर पर एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड के बाद तीसरे नंबर पर एल्केनोल आता है, एल्केनोल के बाद चौथे नंबर पर
क्लोरो आता है। तो बाकी सारे तो वैसे ही स्ट्रेट चेन है। तो अगर ये बाकी सब में इतना मसला नहीं है, एल्कीन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो तो आपको नज़र आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको कभी प्रेफरेंस आ जाए दो ग्रुप्स के अंदर तो उसमें आप इस सीक्वेंस में प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि जिस कंपाउंड में COOH है तो COOH को डेफिनेटली 1 पोजीशन ही मिलेगी। अगर COOH नहीं है और एल्केनाइल पोजीशन है तो फिर एल्केनाइल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसे नंबर 1 कहा जाएगा। अगर हैलोजन भी है और OH भी है तो OH को आप नंबर 1 कह देंगे, OH वालों को प्रेफरेंस दे देंगे। सही है जनाब। तो ये आपने चीज़ें जो है वो याद रखनी हैं। अच्छा, तो अब फिर हमने यहाँ से कुछ मिसालें करनी हैं, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मिसालें हैं जिनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमारा ये हिस्सा भी इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और कुछ इजाफी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। आगे चलते हुए कुछ MCQs डिस्कस करने हैं। वक्त को बचाते हुए हमने यहाँ पर तमाम तर ऑप्शंस एक बार लिख लिए हैं और अब एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपसे ये है कि विच ऑफ दीज is isobutyl chloride? Which of these is isobutyl chloride? असल में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी प्रायोरिटी, उनका नाम वो तो हमने देखा, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप्स हैं असल में उनके भी नाम होते हैं। लाइक CH3 को मिथाइल कहते हैं, CH3CH2 को इथाइल कहते हैं, और इसी तरीके से एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल भी हो सकता है, आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल भी हो सकता है। तो ये छोटा सा जो डिफरेंस है मुख्तलिफ किस्म के ब्यूटाइल में, प्रोपाइल तक तो हमें पता होता है कि अगर तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हों, लाइक 3 कार्बन हैं वो इस तरह लगे हुए हैं तो फिर वो एन प्रोपाइल होता है, और अगर 3 कार्बन इस तरह लगे हों तो वो आइसोप्रोपाइल होता है। लेकिन ब्यूटेन में एक कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती है और उसी कन्फ्यूजन को एड्रेस करने के लिए ये सवाल जो है वो पूछा गया है एल्काइल हैलाइड्स में से। सवाल ये है कि विच ऑफ दीज इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर मैंने चारों ही ब्यूटाइल बना दिए हैं। इनमें से एक एन ब्यूटाइल है, एक आइसोब्यूटाइल है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है, एक टर्शरी ब्यूटाइल है। मैं उन सबको ही हाईलाइट कर देता हूं और अगर आपके जहन में वो जवाब आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं, हर एक का नाम आप उसे नोट कर लें। चारों कार्बन इस तरह स्ट्रेट चेन में लगे हों तो उसे एन ब्यूटाइल कहा जाएगा। मेंशन कर देता हूं एन ब्यूटाइल। अगर ऐसे हो कि कार्बन्स इस तरह लगे हों, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो ब्रांच आ रही है वो आकर 2 पर अटैच हो रही है, चारों कार्बन तो लगे हुए हैं और 2 पर आकर ब्रांच जो है वो लग गई है, तो यहाँ पर ये कार्बन, ये वाला कार्बन जिसके साथ वो ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस साइड पर CH3 से, इस साइड पर CH2 से। तो बिल्कुल पक्का पक्का याद रख लें कि इसका नाम आपने रखना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सही जनाब, सेकेंडरी ब्यूटाइल, बिल्कुल कंफर्म यकीनी बात के इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। इसके मुकाबले में जो आइसोब्यूटेन, अगर ये फंक्शनल ग्रुप ना होता, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, तो यहाँ पे CH3 होना था, ये क्या बन जाती है, आइसोब्यूटेन बन जाती। तो असल में जो आइसोब्यूटेन है उससे जो बन रहा है उसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल, उसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल। लोग ना सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स ना सिर्फ हैलोजेंस वाला नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करने के लिए बल्कि साथ ही ये वाली चीज़ को समझने के लिए भी रख दिया। और ये वाला जो है टर्शरी ब्यूटाइल, साफ ज़ाहिर है टर्शरी ब्यूटाइल तो सबको ही पता होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर 10th चैप्टर में भी SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन में आप ये कंपाउंड पढ़ चुके हैं। अच्छा जनाब, तो ये था आइसोब्यूटाइल, मैंने टिक कर दिया कि ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। एक और सवाल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, हमारी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने देखी, हम उस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं लेकिन फिर हमें समझ आती है कि कुछ चीज तो मिसिंग है। तो सवाल ये है कि विच ग्रुप इज गिवन प्रायोरिटी while naming,
अगर आप नाम रख रहे हो और एक कंपाउंड में ये सारे ही ग्रुप मौजूद हों तो आप किसे प्रायोरिटी देंगे? मैंने जो लिखा था अपनी पिछली डिस्कशन में अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 दिया जाता है, एल्डिहाइड्स को नंबर 2 दिया जाता है, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उन्हें नंबर 3 और हैलोजेंस को नंबर 4 लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि एल्डिहाइड्स जो हैं उन्हें नंबर 1 दिया जाता है, अल्कोहल्स को नंबर 2 दिया जाता है, एल्काइल हैलाइड्स या हैलोजेंस को नंबर 3 दिया जाता है। लेकिन ये कीटोन्स हैं। अब कीटोन्स क्या एल्डिहाइड से ज़्यादा प्रेफरेंस रखती हैं या एल्डिहाइड से कम प्रेफरेंस रखती हैं? अगर एक कंपाउंड हो जिसमें एल्डिहाइड भी हो और कीटोन भी हो तो आप किसे नंबर 1 पर रखेंगे? ये हमें यहाँ पर देखना है। ये एक ट्रिकी पॉइंट है। इसको समझने के लिए मैं एक फर्जी कंपाउंड लिखता हूँ जिसमें एल्डिहाइड भी हो और कीटोन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपाउंड देखें, कोई भी कंपाउंड आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक कोई कंपाउंड जो है वो नोट कर रहा हूं इस तरह। जो एल्डिहाइड है ना जी, एल्डिहाइड की कमाल की बात यह है कि एल्डिहाइड इज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। वजह समझें जरा, बात को समझने की जरूरत है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन है उसने एक तरफ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन से बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड फिर उसने हाइड्रोजन से बनाया होगा, 3 हो गए, तो बचे कितने? एक ही बॉन्ड बचा। जब एक ही बॉन्ड बचा तो हमेशा वो कहाँ पाया जाएगा? टर्मिनल पोजीशन पर, कोने पर, एंड पर पाया जाएगा। जब वो एंड पर पाया जाएगा तो फिर इसके मुकाबले में जो कीटोन्स है, कीटोन्स क्या होती हैं? वो तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी कि वो हमेशा चेन के बीच में आते हैं। उसने दोनों तरफ कार्बन से बॉन्ड बनाना है, ये कभी भी कोने पर नहीं आ सकता कीटोन। एल्डिहाइड हमेशा कोने पर आता है। तो अब कहां से ब्रांचिंग शुरू हो रही है, कहां से नंबरिंग शुरू होगी? जहां से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब पड़ रहा है, तो यहां से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब पड़ रहा है, ब्रांच ज्यादा करीब पड़ी है, ब्रांच नहीं, सब्स्टिट्यूएंट जो है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो करीब। जाहिर बात है कि एल्डिहाइड हमेशा 1 पर ही होता है, कोने पर होता है, तो कोने पर होगा तो जाहिर बात है आप कोने से ही नंबरिंग शुरू करेंगे, तो उसको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी कीटोन्स के मुकाबले में। तो याद रख लें कि एल्डिहाइड्स ना सिर्फ हाइड्रोक्साइड और एक्स पर जो है वो प्रायोरिटी ले जाते हैं, बल्कि वो कीटोन्स पर भी प्रायोरिटी ले जाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं, जबकि कीटोन्स टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होते, तो आप एल्डिहाइड्स को प्रेफरेंस दे देते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई जनाब। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ऑक्सीजन, ये लें जरा, ये एक स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर भी हमें पास पेपर में देखने को मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की जो बेस है वो बेंजीन का वो फार्मूला है जिसमें हमने ये माना है कि जो हर कोना होता है ना जी, हर कोना वो एक कार्बन को जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये कोना है तो इसमें यहाँ पे हम कहेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है। इस तरीके से अगर मैं यूं बना देता हूं तो यहाँ पर आप नोट करें 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हर एक की वैलेंसी आपने सेटिस्फाई कर लेनी है। सही जनाब। तो यहां पर सवाल ये हो रहा है कि दी एल्काइल substituents in this molecule are, ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया है इसमें कौन कौन से एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। अच्छा जनाब, ये देखें जरा कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, उसके बाद ये ऑक्सीजन लगी हुई है, जहां पे आके जुड़ रहा है वहां पर ऑक्सीजन लगी हुई है। तो यहाँ पर है 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब होता है इथाइल, एक तो इथाइल लगा हुआ है। इस तरफ देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरह अगर कार्बन लगे हों टेढ़े तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो आइसोप्रोपाइल होता है। आइसोप्रोपाइल जैसे लगे हुए हैं, तो एक तरफ आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है जी? ये रहा डेल्टा ऑप्शन। 1 इथाइल 1 आइसोप्रोपाइल, 1 इथाइल 1 आइसोप्रोपाइल। ठीक हो गई जी बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 OH हैज नेम। ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम जो है वो आपने रखना है। साफ जाहिर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए किसी को कि लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, क्योंकि कार्बन जो है वो यहाँ पर ही मौजूद है। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 4 कार्बन वाली। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या हमने OH वाली साइड से नंबरिंग शुरू करनी है
या डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग शुरू करनी है। अच्छे तरीके से समझने, बात कंफ्यूजिंग थी इसलिए मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये वाली एग्जांपल भी कोड की और पीछे ये वाली एग्जांपल भी कोड की। ये बात याद रखनी है, COOH की प्रेफरेंस प्रायोरिटी CHO से ज्यादा है। CHO की प्रेफरेंस जो है वो OH से ज्यादा है। OH की प्रेफरेंस X से भी ज्यादा है और OH की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और OH भी मौजूद हो, तो आप COOH को प्रायोरिटी देंगे, उस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से COOH करीब पड़ रहा होगा। अगर एक कंपाउंड में CHO भी है और OH भी है तो आप CHO को प्रेफरेंस देंगे, उस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से CHO करीब है, OH को नहीं देखेंगे। अगर OH भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है तो आप OH को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से OH करीब पड़ रहा है, डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे। सही है जी बात। ये बात आप जो है रिवाइंड करके भी दोबारा सुन लें, काम की बात है, और इसे नोट भी कर लें, जहन नशीन कर लें कि जो बात हमने आप तक पहुंचाई है। अच्छा, तो अब प्रेफरेंस के हिसाब से OH की प्रेफरेंस ज्यादा है डबल बॉन्ड से, तो OH की तरफ से हमने नंबरिंग शुरू करनी है, ऐसी नंबरिंग रखनी है जहां से OH करीब पड़ता है। अच्छा, उस बात को अगर ध्यान में रखें तो यहां से 1 2 3 4, 2 पर OH आ रहा है, अगर इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा तो 3 पर OH आएगा, वो सही नहीं है। OH प्रेफरेंस पर है, OH वाली साइड से नंबरिंग शुरू करनी है जहां से OH को छोटा नंबर मिलता है। अच्छा, छोटा नंबर मिल गया 2, तो फिर इसका नाम जो है वो हमने रख देना है 3 ब्यूटीन। यहाँ पे हम नाम रखते हैं और नाम आ जाएगा कि 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है और OH 2 पर है, तो ये नाम हो जाएगा 3 ब्यूटीन 2 ओल। 3 ब्यूटीन 2 ओल हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा 1 2 3, 3 ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 पर OH है, तो 3 ब्यूटीन 2 ओल इस कंपाउंड का नाम बन गया, 3 ब्यूटीन 2 ओल। इसके मुकाबले में अल्टरनेट नाम क्या बन सकता था, यहाँ पर देखें जरा। अल्टरनेट नाम ये बन सकता था कि अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं, जो कि हम शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं शुरू करेंगे? क्योंकि OH की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये नाम बन रहा है 1 ब्यूटीन 3 ओल। सही है जनाब, ये वाला, लेकिन ये नाम सही नहीं है, सही नाम ये है। तो इस तरह भी एग्जामिनर जो है वो आपको मिसलीडिंग नामों के जरिए से परेशान कर सकता है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए। चलें जनाब, इस सवाल की तरफ बाद में आते हैं, पहले वो हिस्सा देख लेते हैं, और वहां पर सवाल ये है कि OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन्स। OH ग्रुप्स इस कंपाउंड में किस किस कार्बन से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको याद होगा कि ये टार्टारिक एसिड का फार्मूला है। जनरल नेम्स की एक अच्छी सी जो है ना वो अपनी फहरिस्त आपने बना लेनी है तमाम बुक से। तो ये वाले कंपाउंड में OH जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पर हैं। तो नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 पर आप इसे कह देते हैं, इसे 2 कहेंगे, इसे 3 कहेंगे, इसे 4 कहेंगे। तो 2 पर और 3 पर जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो जनाब यहाँ पर 2 और 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपको यहाँ से नजर आ रहा है। सही है जनाब। एक और सवाल भी देख लें, और अब की बारी सवाल जो है वो ये आ रहा है कि ये एक कंपाउंड है COOH, COOH, इसका नाम है मैलेइक एसिड, इसे मैं 1 कह देता हूं, और इसका आइसोमर है, जियोमेट्रिक आइसोमर ये वाला, इसे नाम दिया जाता है फ्यूमेरिक एसिड, इसे मैं 2 कह देता हूं। तो एक मैंने लिख लिया
मैलिक एसिड और एक मैंने लिख लिया फ्यूमेरिक एसिड। अब सवाल ये आ गया है कि which of these molecules contains 4 sp2 hybrid orbitals and an axis of symmetry। जी, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हैं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके सामने हैं। मैं यहाँ पर इस टर्म को वाज़ेह कर दूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपने काफ़ी दफ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में टर्म्स सुनी होंगी, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्काइन होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं। तो सिमेट्री जो है ना, वो ये होती है कि एक मॉलिक्यूल में कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर आप उसे कट करते हैं तो दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं। मिसाल के तौर पर सिमेट्रिकल एल्कीन्स, क्योंकि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये होगा कि आप डबल बॉन्ड से अगर आप उसे कट करते हैं तो जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, जो दोनों साइड्स कट कर बन रही हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा जनाब, इस मॉलिक्यूल मैलिक एसिड को देखते हैं। पहले तो दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो हैं वो काउंट करते हैं दोनों ही साइड पर, ताकि ऑप्शंस की तरफ चला जा सके। तो जनाब जो C डबल बॉन्ड C है, दोनों कार्बन ने एक एक डबल बॉन्ड बनाया है। ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये वाला भी। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो तो ऐसे कार्बन हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों। आगे देखते हैं क्या COOH भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हाँ, ऐसा ही है। COOH इस तरह होता है, कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया होता है, तो ये दोनों कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यानी कि इस मॉलिक्यूल में, मैलिक एसिड में भी, फ्यूमेरिक एसिड में भी 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं। अब अगली शर्त क्या है कि क्या इनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर आप डबल बॉन्ड से कट करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक जैसा होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऊपर और नीचे वाला हिस्सा एक जैसा है? जी नहीं। उधर COOH लेफ्ट साइड पर है, इधर राइट साइड पर है। ये तो ऑपोजिट हो गया, ये तो सिमेट्री नहीं नजर आ रही इसमें। इसके मुकाबले में मैलिक एसिड में देखें तो जब आप इसे कट करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक जैसा है, यानी कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। तो बताने का मकसद ये हुआ कि मैलिक एसिड में ना सिर्फ ये कि डबल बॉन्ड है, ना सिर्फ ये कि 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बल्कि इसमें एक और काम भी है, और वो ये है कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो भी पाया जा रहा है। तो ये जो ना इनोवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा जनाब, अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल हमने एंड पर रखा था क्योंकि असल में ये ईथर्स के हवाले से था, और ईथर्स जो हैं उनकी अल्कोहल से तैयारी ये हमारे सिलेबस में शामिल है। तो इस मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक छोटी सी डिस्कशन थी कि किस तरह आप ईथर्स को नाम दे सकते हैं। तो ईथर्स को नाम देने के हवाले से यहाँ पर एक सवाल हम लिख लेते हैं, और सवाल ये है कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH3O CH2 CH2 CH3, और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम जो है वो क्या है? अच्छा, इस बात को अब जरा देख लें कि इस कंपाउंड का नाम जब हमने रखना है तो वो नाम हम क्या रखेंगे। सही है जनाब, इस कंपाउंड का नाम रखने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमने कहा था ईथर्स का नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। हमने कहा था ईथर्स का नाम है एल्कोक्सी एल्केन। ये वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है ये लेसर कार्बन होते हैं इसमें, ये वाले अल्काइल ग्रुप में ग्रेटर कार्बन होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है। ये एन प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में क्या हम इसका नाम आइसोप्रोपॉक्सी, इसे हम ब्रांच कह दें आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या ऐसे कह दें? अल्फा अच्छा नाम लग रहा है। आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन तो है ही नहीं, 4 कार्बन नहीं है, 3 है, वो तो नहीं हो सकता। या फिर हम पोजीशन बताएं 1 या 2 आइसोप्रोपॉक्सी, ये क्या साइंस है? तो यहाँ पर असल में तरीका ये है कि अगर 2 से ज्यादा कार्बन हो जाते हैं
3 हो गए प्रोपॉक्सी हो गया या प्रोपेन हो गया, 4 हो गए ब्यूटेन हो गया, ब्यूटॉक्सी हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। इस तरह के ग्रुप जब आपके पास आ जाते हैं 3 वाले या उससे ज्यादा वाले, दूसरी तरफ भी 3, इस तरफ भी 3, सही है जी। एक तरफ 2 हैं, दूसरी तरफ 2 हैं तो अलग बात है, एक तरफ 3 दूसरी तरफ भी 3, तो अब आपको पोजीशन जो है वो बतानी पड़ती है। आप किस तरह नाम रखते हैं, आप कहते हैं कि ये आपकी पेरेंट चेन है, इसमें ज्यादा कार्बन है, 3 कार्बन है, सही है जनाब। ये आपकी पेरेंट चेन है, जो स्टेट वाली है उसको आपने पेरेंट चेन कहना है, इसे आपने कह देना है कि ये प्रोपेन है। याद रख लें कि इधर भी 3 कार्बन है आइसोप्रोपाइल में, इधर भी 3 कार्बन है प्रोपाइल में, लेकिन जो सीधी जंजीर है उसे आपने पेरेंट चेन कह देना है। तो प्रोपेन हो गई, ये वाले हिस्से का नाम आपने रख दिया आइसोप्रोपॉक्सी, तो नाम हो गया आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन असल बात, जो टेक्निकल बात है वो ये है कि आइसोप्रोपॉक्सी जो है वो कौन से कार्बन से लगा है ये आपको बताना पड़ेगा। इस सारी चेन में आप कहते हैं कि यहाँ पर ब्रांच लगी हुई है, ये ब्रांच है, ये आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे, इसे 2, इसे 3, तो आप कहेंगे कि ये 1 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन है, 1 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन है। तो ये बात आप समझ लें कि अगर कभी 3 कार्बन एटम हैं एक साइड पर, दूसरी साइड पर 4 हैं, 5 हैं, कितने भी हैं, तो फिर जो एल्कोक्सी एल्केन नाम है उसमें जो एल्कोक्सी है उसकी पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। एल्कोक्सी 1 पर लगा है या दूसरे कार्बन से लगा है या कौन से कार्बन से लगा है। एल्कोक्सी एल्केन कहना काफी नहीं है। एल्कोक्सी एल्केन एक कार्बन अगर दोनों तरफ हो या 2 कार्बन दोनों तरफ हो तो चल जाता है, लेकिन अगर 3 कार्बन आ जाएं तो फिर कहना काफी नहीं है, फिर आपको फर्दर एक स्टेप आगे जाना पड़ता है और आपको ब्रांच की, इसे आप ब्रांच मान लेते हैं एल्कोक्सी को, और उसकी पोजीशन आपको बतानी पड़ती है। इसके साथ ही जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप करें। हमारे भी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं वो आपको मिल जाएंगे, जनरल प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आप देखते रहें, और इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से काफ़ी मुश्किल सवाल जो हैं वो हमें बन सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि बेसिक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अच्छा, फिलहाल इसके साथ हमारा जो पहला यूनिट है वो मुकम्मल हो जाता है। इसका टेस्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। हम आगे चलेंगे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की तरफ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।